नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली जमानत को लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। चैतन्य बघेल को जमानत और आदिवासी नेता कवासी लखमा के जेल में होने को लेकर कांग्रेस का अन्याय इसे करार दिया जा रहा है। किस तरह के आरोप, किस तरह की राजनीति हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच अब बयानों का दंगल शुरू हो गया है। शराब घोटाले के मामले में 1 साल से जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने के लिए मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल पहुंचे। इस पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने जा रहे हैं, जबकि उनका बेटा खुद जमानत पर बाहर आ गया है। निर्दोष आदिवासियों के साथ जिस तरह अन्याय हुआ वह पूरे प्रदेश ने देखा है। छत्तीसगढ़ की जनता इस पूरे घटनाक्रम से परिचित है कि किस तरह निर्दोष आदिवासियों को फंसाया गया। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इधर इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल से बाहर आते ही इसे बीजेपी की गलती से निकली सच्चाई करार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री आज गलती से ही सही लेकिन सच बोल रहे हैं। साव जी खुद मान रहे हैं कि लखमा निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। सवाल यह है कि अगर वो निर्दोष हैं तो एफआईआर क्यों, कार्रवाई क्यों, 1 साल से उन्हें जेल में क्यों रखा है? बीजेपी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। अगर मेरा चलता तो मेरा बेटा जेल ही क्यों जाता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। चाहे अरुण साव की बात करो, चाहे केदार कश्यप की बात करो, चाहे राम विचार नेताओं की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? उसको एफआईआर क्यों करके रखा है? ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ईडी को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। शराब और दूसरे तमाम घोटालों पर सियासत पुरानी है। अब यह कब अंजाम तक पहुंचेगा और सियासी नफा नुकसान कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई है, जहां पर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। देखिए वो कौन कौन से बड़े और अहम फैसले हैं जिनको मंजूरी मिली है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बुरहानपुर जिला सिंचाई में 41वें स्थान पर है। बुरहानपुर विधानसभा के लिए 922 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना मंजूर की गई, जिससे 17,700 हेक्टेयर में सिंचाई संभव होगी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत नर्मदा का पानी साल 2028 तक लिफ्ट करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा नर्मदा शिप्रा बहुउद्देश्य योजना को 2,489 करोड़ रुपए और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना को 1,520.92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। 2 प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो 1520.92 करोड़ रुपए की है।
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आदिवासी न्याय महाअभियान और पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 22 आदिवासी जिलों में जहां बैगा, भारिया और सेहरिया समुदाय निवासरत है, 795 करोड़ की लागत से 1039 किलोमीटर नई सड़कें, 112 पुलियां निर्मित किए जाने की मंजूरी भी दी गई। पीएम जनमन योजना, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया, इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को लैपटॉप वितरित किए गए। साथ ही तय किया गया कि मध्य प्रदेश में नए साल की पहली कैबिनेट बुरहानपुर में 2589 करोड़ की सिंचाई योजना मंजूर। जनवरी के आखिरी सप्ताह में ई कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में मंत्री व सचिव को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन एवं प्रशिक्षण भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर जानकारी दी। बताया कि मनरेगा के स्थान पर लाई गई VBG रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह अब 125 दिनों की गारंटी रोजगार की मिलेगी और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। देरी पर मुआवजा भी दिया जाएगा। योजना में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका, पर्यावरण पर फोकस किया जाएगा। आगे कहा कि इस योजना से ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, पलायन रुकेगा। आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में के सामने जी राम जी एक नई रोजगार मूलक जो उन्होंने योजना लाई, उसके सामने चर्चा था। जो पुराना नरेगा था, बाद में मनरेगा बना दिया। मनरेगा को अभी जी राम जी के नाम से हम लोगों ने जो नया योजना गांव के लिए लाया है, उसमें बहुत सारे चीज़ नए उसमें जोड़े गए हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मूलक काम तो मिले ही साथ गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता ली है। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। मनरेगा का नाम जी राम जी के नाम पर किए जाने से कांग्रेस ने जहां सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी में है। इस पूरे मामले पर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा है कि सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं PCC चीफ के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले इतिहास में जाकर देखना चाहिए किस कदर कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पर 4 बार नाम बदला है और मनरेगा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया है। अब मनरेगा का नाम रामजी हुआ है तो कांग्रेसियों को राम के नाम से दिक्कत हो रही है। भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि अब पूरी पारदर्शिता के साथ योजना संचालित की जाएगी। साय सरकार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जनता की हक और उनके अधिकार के लिए, और जिस तरह से अभी मनरेगा का नाम बदला गया, इन सब मुद्दों को लेकर और आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ेगी। ये हमारी लड़ाई प्रदेश से लेकर हम अंतिम गांव तक हम जाएंगे और सरकार की नाकामियों को हम जनता तक ले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ये योजना ला के फिर उन्होंने मनरेगा किया। इंदिरा गांधी जी ने जो नाम लगाया था मनरेगा में, उसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से करने का काम राजीव गांधी जी ने किया। उसके पहले ग्रामीण विकास योजना के नाम पर कार्यक्रम ये नाम से लिया गया था। 3-4 बार तो इन्होंने नाम को परिवर्तित किया। तो ये बताए कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को परिवर्तित क्यों किया इन्होंने? उस समय इन्होंने अपने मन से कर लिया। मुख्य विषय है ग्रामीणों की रोजगार की प्राथमिकता को तय करना। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है और जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इस पूरे मामले पर DMO अभिषेक मिश्रा का कहना है कि मौसम और चूहे दीमक के कारण नुकसान पहुंचा है और सबसे ज्यादा कमी बाजार
चारभाटा केंद्र से पाई गई है, जहां 22,000 क्विंटल धान गायब मिला है। प्रभारी और उपार्जन केंद्र के जिम्मेदारों पर फर्जी आवक जावक, डैमेज बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी, सीसीटीवी में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभारी को हटा दिया गया। टीम के द्वारा जांच जारी है। संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चारभाटा में खुले मैदान में रखा हुआ है, तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। शिकायत मिली हुई है। इस संबंध में जांच के लिए भी एक दल का गठन किया गया है। उसमें मैं एक जांचकर्ता अधिकारी हूँ, साथ में आपी मिश्रा जी हैं नोडल सीसीबी के, निधि वर्मा खाद्य निरीक्षक हैं और परमेश्वर रात्रे जो है जिला विवरणाधिकारी के एक कर्मचारी हैं। इनके साथ हमारा दल गठन किया गया है। प्रारंभिक बिंदुओं पर जाँच हुई है और जाँच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मापुर की है, जहां विदेशी फंड से धर्मांतरण के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने डेविड चाको पर अवैध रूप से चर्च और अनाथ आश्रम संचालित कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस बल तैनात कर हालात को नियंत्रित किया गया है। ग्राम सरपंच और सचिव ने यह भी बताया कि डेविड चाको को केवल आवासीय अनुमति ही दी गई थी। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। शिकायत मिलने पर छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश में धर्मांतरण के विरुद्ध जमीनी कार्य करता है। इसी विषय में जब हमारे पास शिकायत आई तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, साथ ही पदाधिकारियों ने, हिंदू समाज के सभी प्रमुख घटकों ने यह तय किया कि हम यहां आकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा ही ये बल था कि यहाँ प्रशासन कार्रवाई को मजबूर हुआ है। प्रशासन ने हमसे समय मांगा है शाम तक कि वो 12 बच्चे जो यहाँ हैं वो कहाँ से आए हैं और हो सकता है और इनकी कितनी संख्या है, इस बारे में डिटेल ली जाए। धर्मापुर के घर में काफी दिनों से भोले भाले गांव वालों को और शहरवासियों को गुमराह करके धर्म प्रार्थना सभा लगाया जा रहा है, जिसमें कोई चाको करके व्यक्ति है, वो 6 महीने राजनांदगांव में रहता है बोलता चल रहा है और 6 महीने यूएस में कहीं रह रहा है। साथ में ग्रामवासी भी उपस्थित हुए, उनको भी काफी आपत्ति है कि यहाँ पर नए नए लोग आते रहते हैं और कुछ भोले भाले लोगों को, यहाँ बच्चों को यहाँ पर रखा भी गया है और इस चीज की जानकारी हमको मिली है। इसमें धर्मापुरी गांव में एक जगह है जिसको अनाथ आश्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इसकी सूचना हमें मिली तो यहाँ पे प्रॉपर जांच की जा रही है। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि कुछ नाबालिग बच्चों को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो महिला बाल विकास अधिकारी के अंदर आते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे सारे दस्तावेजों की जाँच की जा रही है कि ये बच्चे कहाँ के हैं, कहाँ से लाए गए हैं, इनकी उम्र क्या है, क्या इनके माँ बाप को पता है कि ये लोग यहाँ है। तो इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसके बाद इसकी प्रॉपर कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी रायपुर में हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी जैसे अपराध पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। भले ही चोरी और लूट की वारदात में कुल मिलाकर कमी आई हो, लेकिन हत्या के मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। हर चौथे दिन राजधानी में हत्या हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट। राजधानी में साल 2025 में गुंडे, बदमाश और आपराधिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और शहर का अमन चैन लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रायपुर पुलिस के द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में कुल 15,885 एफआईआर दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि साल भर में 92 लोगों की हत्या हुई। पुलिस का दावा है कि अधिकांश मामले सुलझा लिए गए हैं, लेकिन 5 मामले अब भी अनसुलझे हैं। हत्याओं के पीछे मुख्य वजह नशाखोरी के दौरान विवाद, अवैध संबंध और पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2025 का क्राइम रिकॉर्ड: 2024 हत्या 92, 78, लूट 71, 73, चोरी 1443, 1497, नकबजनी 477, 526, रेप
दुष्कर्म 280, 247, छेड़खानी 138, 0, धोखाधड़ी 294, 250, साइबर ठगी 11 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए, 90 लाख वापस मिले, नशा तस्करी 13 ड्रग नेटवर्क ध्वस्त, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। पिछले साल 2024 में रायपुर में 17,703 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, वहीं इस बार 15,896 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। लगभग 10% के आसपास की इस बार के आपराधिक आंकड़ों में कमी पाई गई है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि राजधानी में कुल अपराध की संख्या में कमी आई है, लेकिन हत्या और दुष्कर्म जैसे अपराध ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में लागू होने जा रही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के पीछे भी अपराध के प्रभावी नियंत्रण को बड़ी वजह बताया जा रहा है। जाहिर है कि अब ये प्रणाली भी कसौटी पर होगी। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। साल 2025 में एक और जहां चोरी और लूट की घटनाओं में कमी आई, तो वहीं हत्या की घटना ने राजधानी वासियों को हिलाकर रख दिया। देखा जा रहा है आए दिन मामूली विवाद में और नशे की हालत में छोटे मोटे विवाद में हत्या की घटना सामने आई। लगातार राजधानी में बढ़ती हत्या की घटनाओं ने पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। साथ ही साथ नए साल में अब गुंडा बदमाशों की रोकथाम किस तरीके से की जाएगी, यह देखना होगा। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। लोगों में तेजी से पैसा कमाने की जो चाहत है, जो लालच है, वो बढ़ता जा रहा है और साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार भी यही उनकी चाहत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरीके के मैसेजिंग ऐप्स, ईमेल के जरिए या दूसरे ऐप के जरिए लोगों को पहले वो अपने झांसे में लेते हैं। पहले उनसे ऑनलाइन टास्क करवाते हैं, यानी कि अगर आप इतना टास्क करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ऐसा करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। लोग धीरे धीरे उनकी बातों में आते हैं और धीरे धीरे करके मोटी रकम वो उनके साथ निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जब उनका विश्वास बढ़ जाता है तो ये रकम और बड़ी हो जाती है और ऐसे में वो उनके झांसे में पूरी तरीके से फंस जाते हैं और इसीलिए इसको नाम दिया गया है टास्क फ्रॉड। ये टास्क फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है, देखिए इस रिपोर्ट। टास्क फ्रॉड इस वक्त साइबर क्राइम की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता अपराध बन चुका है। टास्क फ्रॉड में साइबर ठग सबसे पहले लोगों को सोशल मीडिया में मैसेजिंग ऐप पर संपर्क करते हैं और घर बैठे कमाई का लालच देते हैं। शुरुआत में लाइक, रेटिंग या छोटे ऑनलाइन काम के बदले मामूली रकम खाते में भेजकर भरोसा जीत लिया जाता है, लेकिन इसके बाद बड़े टास्क और ज्यादा कमाई के नाम पर निवेश करने का दबाव बनाया जाता है। जैसे ही पीड़ित रकम ट्रांसफर करता है, पैसा फर्जी खातों में चला जाता है और ठग संपर्क तोड़ लेते हैं। जो सबसे नया तरीका और सबसे ज्यादा प्रचलन में तरीका है वह टास्क फ्रॉड का। व्यक्ति बेरोजगार होता है और वह कोई ना कोई काम ढूंढता है और इस काम से वो पैसे कमाना चाहता है। कई बार ज़रूरत में या लालच में आकर पैसे कमाने के चक्कर में वो फ्रॉड जो होते हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं, उनके संपर्क में आ जाता है और वो लोग अधिक पैसे कमाने का झांसा देकर व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। इसमें पिछले कुछ महीने की बात करें तो साइबर फ्रॉड के ये आंकड़े सामने आए हैं। साइबर सेल के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1197 साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। 22 मामले टास्क फ्रॉड के ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें ठगी हुई है। इनमें से अब तक 1,11,23,000 की धोखाधड़ी हो चुकी है। नुकसान के लिहाज से यह फ्रॉड बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ज्यादा फ्रॉड मामले जो हो रहे हैं वो टास्क फ्रॉड के हो रहे हैं। लोग इसमें लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए की ठगी से अपने पैसा गंवा रहे हैं। तो साथ ही आपको एक सलाह दी जाती है कि किसी तरह ऑनलाइन टास्क के चक्कर में ना पड़े और टास्क से पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपके साथ साइबर फ्रॉड की संभावना बनी रहती है। साइबर सेल का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साइबर फ्रॉड में रिकवरी और अपराधियों की गिरफ्तारी बेहद मुश्किल है। ऐसे में यह अपील लगातार की जा रही है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले किसी भी ऑफर को बिना जांचे स्वीकार न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। भोपाल से INS 24/7 के लिए कैमरा पर्सन हरि के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।
तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, क्योंकि देखिए लगातार साइबर अपराध का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इससे बचने का एक ही तरीका है, सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।